शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम सबसे पहले जियोग्राफी वाले हिस्से से एक महत्वपूर्ण आइलैंड देख लेंगे। तीसरे नंबर पर आज हम देखने वाले हैं बोर्नियो आइलैंड के बारे में। फर्स्ट नंबर में हमने देखे थे ग्रीनलैंड, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमने कल एक महत्वपूर्ण द्वीप देखे थे। इसके बाद आज तीसरे नंबर पर हम देखने वाले हैं बोर्नियो आइलैंड के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में इसकी लोकेशन कहाँ है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये बड़ा सा हिस्सा ये अपना पड़ जाता है एशिया पूरा, ठीक है। और इसके नीचे तरफ आप जाओगे तो ये पड़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया अपना इंडियन ओशियन, ये पूरा फैला हुआ है हिंद महासागर। तो जो बोर्नियो द्वीप है वो पड़ता है इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में। अब इसमें आप देख रहे हैं ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड में भी कई सारे देश मौजूद हैं, उनके बारे में भी हम देख लेंगे। और भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन इसकी देख लेते हैं हम, जैसे कि जावा सागर किधर पड़ता है, ये पड़ता है इस आइलैंड के दक्षिण वाले हिस्से में। इंडोनेशिया पड़ जाता है इसके किस तरफ में, आप जाओगे पूर्व की तरफ में तो इंडोनेशिया पड़ जाएगा। सेलिबेस सागर किधर पे पड़ता है, ये पड़ता है नॉर्थ और ईस्ट वाले रीजन में। फिलीपींस इसके किधर में पड़ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाओगे तो फिलीपींस पड़ जाएगा, और नॉर्थ की तरफ आप जाओगे तो पड़ता है साउथ चाइना सी, ठीक है। इसके अलावा यदि हम जाते हैं इसके पश्चिमी भाग की तरफ में तो सिंगापुर और मलेशिया दो देश पड़ते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हम देख चुके हैं लोकेशन इनकी। और भी कई सारे देश, जैसे ऊपर नॉर्थ की तरफ आप बढ़ते जाओगे एशिया में तो कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। और नीचे की तरफ यदि आप जाओगे दक्षिण की तरफ तो नीचे पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। ये है बांदा सी सागर, अरफोरा सागर, और इसी के यदि आप में जाओगे पूरब की तरफ में तो पड़ जाता है पपुआ न्यू गिनी, जिसको न्यू गिनी आइलैंड कल हमने देखे थे ना, वही था सेकंड लार्जेस्ट नंबर का। ये हम जो देख रहे हैं वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। अब हम चलते हैं इसके मेन मैप की तरफ और देख लेते हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आज हमको जानना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये द्वीप आप देख रहे हैं, इसमें 3 देश दिखाए गए हैं। बड़ा वाला जो हिस्सा है उसमें इंडोनेशिया बसा है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये पूरा इतना जो एरिया है वो इंडोनेशिया का है, और ये वाला जो हिस्सा है ये भी इंडोनेशिया का है। उसके बाद मलेशिया का हिस्सा है, फिर छोटे से हिस्से पर है ब्रुनोई जो कि इसके नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो सागर है हम देख चुके हैं, ठीक है। ये जावा सागर है, ये सैलेब सागर है, सुलू सागर है, और नीचे तरफ यदि आप चले जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ठीक है। अब नाम को यदि हम देखें ना तो इसको कालीमांटान के नाम से भी इसको जाना जाता है। इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व के जितने भी बड़े बड़े आइलैंड हैं उनमें ये द्वीप शामिल है। तीसरे नंबर की इसकी रैंकिंग आती है इन द टर्म ऑफ एरिया। यदि आप एरिया के हिसाब से देखोगे तो सबसे तीसरे नंबर पे आता है ये साइज़ के हिसाब से। सबसे फर्स्ट में है ग्रीनलैंड, सेकंड में आता है न्यू गिनी। अब इसके बाद बताया जाता है ये जो आइलैंड है ना ये अपनी ज़मीन को 3 देशों के साथ शेयर करता है। इंडोनेशिया के पास सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। ये किधर पे पड़ जाता है, साउथ सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में पड़ता है। मलेशिया टेक्स नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट में स्थित है, ठीक है। वाइल द स्मॉल कंट्री ऑफ, इसके अलावा ब्रुनोई सबसे कम एरिया को घेरता है, ठीक है, जो कि पड़ता है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। और इससे लगा हुआ है फिर साउथ चाइना सी। ये जो ब्रुनोई है ना ये यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, यहाँ पे साउथ चाइना, ये है साउथ चाइना सी। आगे एक बात यहाँ पर बताई जाती है कि दो जो बड़े बड़े देश हैं ना वो माउंटेन की चेन के द्वारा सेपरेट होते हैं। बड़े बड़े देश कौन से हो गए, मलेशिया ही है बड़ा और दूसरा इंडोनेशिया। तो ये आप जो कलर देख रहे हैं ना ये वाला कलर, यही कलर है माउंटेन की चेन, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। कंटिन्यू यहाँ पर पहाड़ हैं और ये देशों को अलग करते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया। तो ये नॉर्थ से चालू होता है, सेंट्रल पार्ट से होते हुए गुजरता है। मलेशिया की लोकेशन बताई जाती है कहाँ पर है, मलेशिया की लोकेशन हो जाएगी नॉर्थ वाला पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में, इतने हिस्से में ये मलेशिया है। वाइल इंडोनेशियन बोर्नियो,
बोर्नियो जो है ऑक्यूपाई करता द टेरिटरी टू साउथ एंड ईस्ट फ्रॉम दिस माउंटेन रेंज। यदि माउंटेन रेंज की आप बात करोगे तो किधर पे पड़ जाएगा, साउथ वाला हिस्सा और ईस्ट वाला हिस्सा। अब यहाँ पे बात बताई गई है किनाबालू। किनाबालू जो है हाईएस्ट पीक है यहाँ का, ये नॉर्दर्न टिप में पड़ता है। किनाबालू हम देख लेते हैं कहाँ पर है। ये दिखाया गया है यहाँ पर गुनुंग किनाबालू 4101, इसकी हाइट दिखाई गई है। अब ये मीटर में है कि फीट में है अभी यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये इसका हाईएस्ट पीक है और एकदम नॉर्थ में भी पड़ता है। इससे यह बात हम समझ सकते हैं। और यदि हमसे पूछा जाता है कि वो किस देश में पड़ता है, तो वो पड़ता है मलेशिया में, क्योंकि यदि आप ये मलेशिया का मैप देखोगे ना इस प्रकार से, तो ये लगभग यहाँ पर है किनाबालू। तो ये इसकी हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक हम देख चुके हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं, ठीक है, रिवर के बारे में। यहाँ की जो मोस्ट डोमिनेंट रिवर है वो है कापूस, जो कि फ्लो होती है टुवार्ड वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल माउंटेन। सेंट्रल माउंटेन से वेस्ट की तरफ ये बहती है। कौन सी रिवर, कापूस रिवर। इसका भी हम मैप देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्लियर हो गई है। जो मलेशिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मलेशिया वाला हिस्सा है ये पूरा आपका, यहीं पर से होकर के गुजरती कौन सी रिवर, राजांग रिवर। और जिस हमने कापूस रिवर की बात करे थे ना, वो ये रही, काफ़ी लंबी रिवर है ये, इंडोनेशिया से इस प्रकार से होते हुए, ये देखिए आप, कापूस रिवर। सेकडाऊ सिंटांग दो एक जैसी सिटीज़ के किनारे पर बसी हुई हैं। तो हमने देखी कापूस रिवर, राजांग रिवर देख लिए हैं। इसके अलावा हमको दो रिवर और देखना है यहाँ की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बारिटो रिवर है। बारिटो रिवर ये आप देख रहे हैं, मारतवी इसके किनारे पर बसा हुआ है, इस प्रकार से ये बहती है। और फिर लास्ट में आप देखोगे महाकाम रिवर, यहाँ से लगभग बीचों बीच से होकर के गुजर रही है, और ये इस प्रकार से होते हुए कहाँ पर अपने पानी को गिराती है, मक्सार स्ट्रेट में अपने पानी को ये छोड़ देती है। टेंग टेंगरारोंग यहाँ पर बचा हुआ है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, टेलेन। अब हम चलते हैं फ्रंट पेज की तरफ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो इसमें बताया गया है रेलवे जो है रिज्यूम करने वाली है रेगुलर सर्विस की, मतलब पहले जैसी ट्रेनें चलती थी उसी प्रकार से अब ट्रेनें चलने वाली हैं। फेयर टू रिवर्ट टू प्री कोरोना लेवल। तो बताया जा रहा है कि लगभग 20 महीना हो चुके हैं, ठीक है, कोरोना ने डिसरप्ट कर दिया था ऑपरेशंस को इंडियन रेलवे की। तो रेलवे ने फ्राइडे के दिन कहा है कि हम जो है अब रेगुलर ट्रेन सर्विस प्रोवाइड करेंगे प्री कोविड फेयर्स पर, मतलब कि पहले जितना किराया लिया जाता था ना, अब हम उतना ही किराया लेंगे। तो ये अच्छी बात है सभी के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैव डिसाइडेड दैट ऑल रेगुलर टाइम टेबल ट्रेन विच आर प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एज MSPC, मतलब मेल एक्सप्रेस स्पेशल एंड HSP हॉलीडे स्पेशल ट्रेन सर्विस shall be operated with regular numbers and with फेयर एंड कैटेगराइजेशन एज एप्लीकेबल, ऐसा कहना है नेशनल कैरियर का। बताया जाता है कि रेलवे ने अपने पैसेंजर सर्विस को स्टॉप कर दिया था, कब, मार्च में पिछले साल, ड्यू टू पेंडेमिक, ग्रेजुअली रिज्यूमिंग सर्विस फ्रॉम मई 2020 इन ए फेज्ड मैनर। और फिर क्या धीरे धीरे 2020 से स्टार्ट किया गया था। फिर भी जो मोस्ट ऑफ जो रिज्यूम ट्रेन्स है ना, वर ऑपरेटिंग एज स्पेशल ट्रेन फॉर विच टिकट प्राइसेस वर हाई, और स्पेशल ट्रेन के नाम से सरकार ज़्यादा पैसा आप लोगों से वसूल कर रही थी। देयर वर नो कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन, और आप देख रहे थे किसी प्रकार का कंसेशन देखने को नहीं मिला था। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि यदि आप बात करें ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की, AIRF, लार्जेस्ट एम्प्लॉइज यूनियन ऑफ द रेलवे का यूनियन है, इसने क्रिटिसाइज़ किया था रेलवे मैनेजमेंट को के लिए आपने जो है रेगुलर ट्रेन को री नंबर किया था उसके लिए, इसके अलावा कैटेगराइजिंग कर दिया था आपने स्पेशल ट्रेन के लिए और ज़्यादा चार्ज ले रहे थे इसके लिए। रेफरिंग टू द चेन्नई मदुरई रूट, AIRF प्रेसिडेंट
के कन्हैया का कहना है, देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 420 इन फर्स्ट क्लास एसी और 320 इन सेकंड क्लास एसी। इतना ज़्यादा पैसा देखने को मिला है बढ़ोतरी पहले। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल के आउटपुट को लेकर के, मतलब कंपनियों का प्रोडक्शन किस प्रकार से रहा है। तो इसके लिए एक इंडेक्स है जो बताता है कि कंपनियों ने अपना उत्पादन किस प्रकार से दिया है, ठीक है, जिसको हम आईआईपी कहते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज द एन इंडेक्स जो कि बताता है ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ द इकोनॉमी इन ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो पार्टिकुलर टाइम निर्धारित कर लिया जाता है और उस समय बताया जाता है कि जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, तो इसमें किसी एक स्टील इंडस्ट्री की बात नहीं बताई जाएगी, सबका इकट्ठा बताया जाएगा। तो ग्रुप्स ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप को ये बताता है। स्टील हो गया, बिजली उत्पादन से रिलेटेड हो गया, और भी अलग जो सेक्टर है, कोल सेक्टर हो गया, सबके बारे में अलग अलग ये एनर्जी कितना प्रोडक्शन हुआ उसको बताता है। इसके अलावा इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको कौन जारी करता है? इसको ये जो डाटा है ना इकट्ठे करने का काम करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ, और इसको पब्लिश भी सीएसओ ही करता है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत में। इसके अलावा आईआईपी इज़ ए कंपोजिट इंडिकेटर दैट मेजर द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप्स क्लासिफाइड अंडर। तो ये इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट को नापने का काम करता है। इसको अलग अलग भाग में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि ब्रॉड सेक्टर, इसमें आ जाता है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा यूज बेस्ड सेक्टर आ जाता है, जैसे कि बेसिक गुड, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड आ जाती है। बेस ईयर कब का मानते हैं हम? 2011-12 को इसमें बेस ईयर माना जाता है और उस ईयर से तुलना की जाती है कि आज का प्रोडक्शन कैसा रहा। इसके अलावा 8 जो कोर इंडस्ट्री है ना वो रिप्रेजेंट करती हैं 40% वेटेज को ऑफ आइटम दैट आर इंक्लूड इन आईआईपी। तो जो 8 जो कोर इंडस्ट्री है ना, मेजर इंडस्ट्री, वो उनको 40% का वेटेज दिया गया है इसमें। अब यहाँ पर बताया जाता है इसकी क्या महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है। तो आईआईपी इज़ द ओनली मेजर ऑन द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के फिजिकल वॉल्यूम को नापता है आईआईपी। इट इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक, पॉलिसी मेकिंग पर्पस। तो ये लोग भी इसका यूज़ करते हैं। आईआईपी रिमेन्स एक्सट्रीमली रिलेवेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टरली एंड एडवांस जीडीपी एस्टिमेट। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ में बताया गया है कि जो इंडस्ट्री का जो आउटपुट है ना वो 2.6% की गिरावट देखने को मिली हमको सितंबर के महीने में। तो ये हर महीने पब्लिश होता है, हर महीने का ये डाटा हमको दिखाता है। इसके अलावा बताया गया है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ गई है 4.48% इन अक्टूबर के महीने में। यही सब बातें हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमें जानना है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। तो बताया जा रहा है हाई कमोडिटी प्राइसेस, वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा रॉ मटेरियल की शॉर्टेज रही, आर इम्पैक्टिंग द प्रोडक्शन एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ आईआईपी। दो ही रीज़न यहाँ पर बताया गया है कि कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है और दूसरी बात कच्चा मटेरियल जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं रही है। यहाँ पर और रीजन बताया जाता है, द शार्प डिक्लेरेशन इन द आईआईपी ग्रोथ इज मेनली बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट, द सिक्वेंशियल डिक्लाइन इज काज ऑफ कंसर्न, ऐसा इनका कहना है। इसके बाद हम एक स्टडी आई है उसको देखने वाले हैं जिसमें बताया गया है कि जो रिमोट एजुकेशन है, रिमोट एजुकेशन का ऐसा है मतलब है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, आप अपने घर में बैठ करके ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो रिमोट एजुकेशन जो है उसको एक्सेस नहीं कर पाए हैं ज़्यादातर चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए हैं, ऐसा इसमें बताया जाता है। और दूसरी बात ये है स्कूल छोड़ने का जो रेट है वो हाई रहा था पेंडेमिक के दौरान। किसके कारण? पेंडेमिक के कारण। यहाँ पर बताया जा रहा है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब यही है कि एजुकेशन यदि हम दे रहे हैं तो सब बच्चे उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसी के कारण जो है डिजिटल डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो बताया जा रहा है 36% ऑफ द हाउस होल्ड
36% यदि हम हाउस होल्ड की बात करें विद इनरोल्ड स्कूल एज चिल्ड्रन, जिन्होंने नाम लिखवाया है अपनी बच्चों का स्कूल में, डिड नॉट हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो कोरोना के समय में 36% घर ऐसे थे जिनके यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी। 92% ऑफ सच हाउस होल्ड चिल्ड्रन डिड नॉट रिसीव रिमोट एजुकेशन। पहली बात बताई गई 36% के पास क्या नहीं था, इंटरनेट की कनेक्टिविटी। और दूसरी बात बताई गई है कि 92% घरों के जो बच्चे हैं ना, इन्होंने रिमोट एजुकेशन को हासिल कर ही नहीं पाया है। ठीक है, तो पहले जो कंडीशन है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, यहाँ पर कितना परसेंट, 64%। 64% हिस्से तक ही इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच पाई है। इसमें बात बताया जा रहा है अब इंटरनेट कनेक्टिविटी जहां पर है, इसमें से भी जो 69% हैं उन्होंने रिमोट एजुकेशन को हासिल नहीं कर पाया, और जो 31% लोग बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिमोट एजुकेशन को हासिल कर पाया है। अब ऐसा एरिया जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर जो एजुकेशन रिसीव करने वाले बच्चे कितने हैं, इन्होंने किसी प्रकार की रिमोट एजुकेशन हासिल नहीं कर पाई है, वो 92% बच्चे, और केवल 8% ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिमोट एजुकेशन को हासिल किया है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी देखा जाए तो 36% एरिया में हमें देखने को नहीं मिली है। थोड़ा सा और भी डिटेल में हम देख लेते हैं, तो बताया जा रहा है केवल 20% ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो कि स्कूल जाने लायक हैं, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। केवल 20% ही बच्चे ऐसे हैं इंडिया में जो कि एक्सेस कर पाए हैं रिमोट एजुकेशन को कोरोना के दौरान, ऑफ होम ओनली हाफ पार्टिसिपेटेड इन लाइव ऑनलाइन क्लासेस, और 20 में से भी आधे ऐसे हैं जो कि लाइव ऑनलाइन क्लास को एक्सेस कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए, अकॉर्डिंग टू ए न्यू नेशनल सैंपल सर्वे बाई ICRIER एंड LIRNE एशिया। एक प्रकार से ये थिंक टैंक है जो कि फोकस करता है ऑन डिजिटल पॉलिसी को। फैक्ट बताया जाता है कि 38% घरों के जो बच्चे हैं ना, उनका कहना है सेड एटलीस्ट वन चाइल्ड हैड ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू कोरोना। कोरोना के चलते चलते हर घर में से एक बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ गया है, क्योंकि कमाई नहीं हो रही थी, कैसे करके पढ़ाएंगे, फीस नहीं दे सकते हैं, तो कुछ ना किसी कारण से जो उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। ये जो सर्वे है वो रिलीज़ किया गया था फ्राइडे के दिन, जो कि ये बताता है ऑल्दो डिजिटल कनेक्टिविटी शॉर्ट ऑफ 40% ड्यूरिंग द पेंडेमिक, लो एक्सेस टू डिवाइस, पुअर सिग्नल, हाई कॉस्ट प्रिवेंटेड द मोस्ट चिल्ड्रन फ्रॉम रियपिंग द बेनिफिट। डिजिटल कनेक्टिविटी शॉर्ट ऑफ तो हमको देखने को मिला है 40%। ठीक है, शॉर्ट अप मतलब होता है ग्रो टू इन साइज, मतलब थोड़ी ग्रोथ तो हमको ज़रूर देखने को मिली इंटरनेट कनेक्टिविटी की, लेकिन इसके बाद भी जो है ना वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। कैसे? लो एक्सेस टू डिवाइसेस, पुअर सिग्नल, हाई कॉस्ट प्रिवेंटेड मोर। इसके अलावा इंटरनेट जो महंगा पड़ रहा था, ये भी रीज़न रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि 7,000 हाउस होल्ड इसमें कवर किए गए थे। द फेस टू फेस सर्वे रहा था ये, कंडक्टेड बिटवीन मार्च एंड अगस्त दिस ईयर, कवर्ड नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ 7,000 हाउस होल्ड। 7,000 घरों का सैंपल लिया गया था और फेस टू फेस सर्वे रहा था ये। केरला वाज एक्सक्लूडेड ड्यू टू हाई कोरोना केसेस, केरला इसमें शामिल नहीं रहा। अब यदि हम बात करें चिल्ड्रन, किस में से, 5 से लेकर के 18 के बीच से, तो ये हमें पाया गया है कि 80% ऑफ those who were enrolled in school prior to the pandemic did not receive any educational service at all during school closure। तो 80% तो बच्चे ऐसे हैं 5 से 18 उम्र वाली, जो कि यदि कोरोना के पहले ही उन्होंने एडमिशन ले लिया था ना, तो उन्होंने कोई भी प्रकार की एजुकेशनल सर्विस को हासिल नहीं कर पाया है ड्यूरिंग द स्कूल क्लोजर। जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एमंग दोज फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस, जो गरीब तबके से आते हैं, वेयर द हेड ऑफ द हाउस होल्ड हैड लोअर एजुकेशन लेवल एंड एमंग रूरल हाउस होल्ड।
इसके अलावा बताया जाता है एमंग द 20%, उन्हीं 20% में से जिन्होंने एजुकेशन को रिसीव किया, केवल 55% हैड एक्सेस टू लाइव ऑनलाइन क्लासेस, वाइल 68% हैज़ एक्सेस टू रिकॉर्डेड ऑडियो और वीडियो लेसन। तो 20% ही बच्चे जो हैं एजुकेशन को रिसीव किए हैं। इसका भी जो आधा हिस्सा है 55%, इनका ऐसा कहना है कि इन्होंने लाइव क्लास अटेंड करे हैं, बाकी जो बच्चे वो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए। इन्होंने क्या काम करा है, इन्होंने ऑडियो या फिर वीडियो लेसन को रिकॉर्ड करके देखा है। ऐसे बच्चे हैं 68%। इसके अलावा 3/4 ऑफ द स्टूडेंट हैड वर्क सेंड टू देम ओवर स्मार्टफोन as usually via WhatsApp and 61% via text messages. Almost 70% had connect with their teachers via phone calls. फ़ोन कॉल के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से इनको जो है होमवर्क दिए गए थे। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो COP26 से ही आई है। बताया जा रहा है कि 2022 का जो एडिशन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, या फिर 27 नंबर का कॉप, ये कहाँ पर होगा आयोजित, ये होगा शर्म ए शेख इजिप्ट में। और 28वें नंबर का जो बैठक है कॉप की वो होगी 2023 में UAE में। काउंसिल ने डिसाइड किया है, इवन एज ए फाइनल एग्रीमेंट टू कंक्लूड COP26 प्रोव्ड इल्यूसिव अंटिल द टाइम ऑफ गोइंग टू प्रेस। आगे इसमें बात बताई गई है कि देखो 2015 में जो एग्रीमेंट किया गया था ना कि हमें पृथ्वी का जो टेम्परेचर वो 1.5 डिग्री तक बनाए रखना है या फिर उससे नीचे ही हमको रखना है, तो उसको नया रूप देगा या फिर उसमें सभी लोग अपना काम को जो है बढ़ावा देंगे। इस ग्लासगो से ये बात निकल कर आती है। इसके अलावा यहाँ पर बात सामने आती है कि जो प्रॉमिस किए गए थे ना वो वादे पूरे नहीं किए गए। किसको लेकर के, पैसा, गरीब देशों को जो पैसा देने की बात है ना उसको लेकर के। तो जो वेस्ट है ना उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री हैं। इन्होंने पास्ट प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग $100 बिलियन एनुअली की जो घोषणा की थी, कब तक, 2020 तक, वो पैसा उनको नहीं दिया गया है। इंडिया और चाइना का ऐसा आरोप था। डेवलप्ड कंट्रीज हैव प्रॉमिस टू डिलीवर ऑन दिस बाई 2023-24। तो डेवलप कंट्री का कहना है कि हमने प्रॉमिस किए हैं, इसके हम डिलीवर कर देंगे 2023-24 तक। लेकिन इंडिया और जो कई सारे देश हैं ना, अदर लो इनकम एंड डेवलपिंग कंट्री, उन्होंने डिमांड करी है कि फाइनेंसिंग पोस्ट 2025, मतलब आप 2025 के बाद भी पैसा दो, एंड आल्सो फंड्स फॉर द लॉस एंड डैमेज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड इन देयर कंट्रीज। इसके अलावा आपके विकास के चलते चलते जो डैमेज देखने को मिलता है उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा एडिटोरियल वाले पेज से देखें ना तो यहाँ पर भी COP26 से रिलेटेड बातें ही लिखी गई हैं। उसमें बताया जाता है कि COP26 यदि देखा गया, ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था, तो इसमें वैसे तो कोई ख़ास बातें निकल कर सामने नहीं आई हैं। मेनली इसमें बात कहा गया है कि जो वेस्टर्न वाली कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया है, इन्होंने ही कार्बन जो ग्रीन हाउस गैस है उनका उत्सर्जन किया है। इसलिए इनकी जो जिम्मेदारी है ना वो बनती है कि गरीब देशों को ये पैसों की मदद करें, ठीक है। और ज़्यादातर ये तो सोच रहे थे विकसित देश कि नेट ज़ीरो की घोषणा सब लोग कर दें, तो नेट ज़ीरो की घोषणा सब कर ही चुके हैं। तो नेट ज़ीरो भी ऐसे ही प्राप्त नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई भी कंट्री जो है नेट ज़ीरो को हासिल इतने आसानी से नहीं कर पाएगी। तो इंडिया और चाइना ने बोथ ने, जो कि मेजर ग्रीन हाउस गैस के इमीटर हैं, ये क्या है डिफेंसिव मैनर में आए थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत ज़ोर शोर से उठाया था क्लाइमेट इक्विटी और जस्टिस को लेकर के। इनका आर्गूमेंट हम देखते हैं। क्लाइमेट क्राइसिस इज लार्जली ड्यू टू वेस्ट। क्लाइमेट क्राइसिस हमारे कारण नहीं आया है, ये पश्चिमी देशों के चलते चलते आया है, क्योंकि 100 साल तक ये है अनलिमिटेड अनमिटिगेटेड कार्बन ऑक्साइड इमिशन ये कर चुके हैं। एंड सो दोज कंट्रीज मस्ट बियर द लायंस शेयर ऑफ द रिपेरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस एंड एक्सेस टू क्लीन टेक्नोलॉजी इज एन ओल्ड वन इंस्ट्राइंड ओवर द ईयर्स इन अर्लियर कोप। तो पैसे से तो मदद करना ही है, इसके अलावा इनको ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी शेयर करना पड़ेगा।
बताया जाता है कि चाइना ने घोषणा की है कि हम नेट जीरो 2060 तक को अचीव कर लेंगे। इंडिया ने सरप्राइजिंगली कहा है कि हम नेट जीरो 2070 तक हासिल करेंगे। इसके अलावा कई सारी जो इनिशिएटिव हैं उसमें 2030 की डेडलाइन रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर बात बताई गई है, इंडिया ने ये भी इंडिकेट किया है कि जो इसका 2030 का गोल है ना, इसके लिए उसको $1 ट्रिलियन की ज़रूरत पड़ेगी 2030 तक फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़, और किससे? विकसित देशों से। इसके अलावा इंडिया को ये भी याद में रखना चाहिए कि 2 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, इज ए 2 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड एक्सपेक्ट टू बी ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2024-25। Though the novel coronavirus has made it unlikely and close to 10 ट्रिलियन बाई 2030। बताया जा रहा है कोरोना के चलते चलते कुछ इफेक्ट पड़ा है और 2030 तक हम जो है 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी यदि हम पहुंच जाते